हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, जैसा कि अभी यूपीएससी के मेंस के एग्जामिनेशन हुए हैं और बहुत ही शानदार अच्छे तरीके से विद्यार्थियों ने यूपीएससी के मेंस को एग्ज़ाम दिया है और जो उन्होंने कई सालों से अपनी अथक तैयारी में लगे हुए थे और परिणाम वही एक दिन और 3 घंटे का समय, और उसमें जितना अच्छा हम लिख सकते हैं वही जो है हमारे रिजल्ट को निर्धारित कर देता है। उसी क्रम में सबसे पहले हम ऐसे के पेपर को आज डिस्कस करते हैं। हालांकि ये बड़ा टॉपिक है, ऐसे को डिस्कस करने के लिए काफ़ी लंबा टाइम चाहिए, लेकिन आज हम इसका एक ओवरव्यू समझने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी हमेशा से ही यह बता देती है कि यूपीएससी यूपीएससी है, और ऐसे के जो टॉपिक हैं वो यूपीएससी लगातार इस प्रकार से पूछने का प्रयास कर रही है कि यदि आप विचार और जिसे कह सकते हैं एक थिंक टैंक की तरह, एक बौद्धिक जगत के सोचने वाले प्राणी की तरह यदि आपकी बौद्धिक और वैचारिक क्षमता कहीं कम है तो आप ऐसे टॉपिकों पर बहुत अच्छे निबंध नहीं लिख पाओगे। इसका कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि यूपीएससी यह बात विद्यार्थियों में खोजने का प्रयास कर रही है कि आप एट रैंडम एक एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त टॉपिक पर कितने अच्छे तरीके से अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकते हो। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी के जो ऐसे का जो पेपर हुआ था, इस ऐसे के पेपर में ये जो निबंध, जो पहला निबंध जो पूछा गया है, सत्य कोई रंग नहीं जानता है। अब ये एक लाइन है कहीं से उठाई और इसको एक निबंध के रूप में पूछ ली गई और कहा गया कि इसमें 1000 से 1200 शब्द लिखने हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिरकार ये जो निबंध है जो आपके सामने है, अब हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, हम निबंध को कैसे लिखें। तो वही बात जो मैंने हमेशा से सबसे विद्यार्थियों से पहले से कहते आ रहा हूं कि निबंध क्या है, निधन बंध, वह बातें जिन्हें बहुत अच्छी तरीके से बांधा जा सके। निबंध क्या है, तो निबंध में प्राण तत्व होते हैं। वो प्राण तत्व होते हैं कि निबंध में सरलता होनी चाहिए, निबंध में सुस्पष्टता होनी चाहिए, निबंध में तारतम्यता होनी चाहिए, और निबंध में रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और निबंध में जो पाठक गण हैं, जो निबंध को पढ़ने वाले हैं, उनका ध्यान, उनका अटेंशन केंद्रित बना रहना चाहिए। निबंध जो है, ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपके सामने रखी कि निबंध क्या है। निबंध जिसे अच्छी तरीके से बांधा जा सके, निबंध के प्राण तत्व क्या है, यदि उसमें सरलता है, सरसता है, तारतम्यता है, यानी तारतम्यता का मतलब एक प्रकार से क्रमबद्धता है, तो यकीन मानना वो निबंध सबसे अच्छा निबंध माना जाएगा। निबंध में जो भी आप लिखें वो पढ़ने वाले के अटेंशन और ध्यान को बनाए रखे, यानी आकर्षण और निबंध में अट्रैक्शन बना रहे। आइए चर्चा करते हैं। तो पहला निबंध है, सत्य कोई रंग नहीं जानता है। अब इसमें हम क्या सोच सकते हैं? सत्य कोई रंग नहीं जानता है, इसका मतलब सत्य तो सत्य होता है। अब इसी की ही आपको सिनॉप्सिस बनानी है। पेपर में आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसकी आप सिनॉप्सिस बनाएंगे। एग्जाम हॉल में इसकी आप सिनॉप्सिस बनाएंगे। सिनॉप्सिस जो है बनाएंगे और इसके कुछ सार बिंदु को आप लिखेंगे। सिनॉप्सिस में सबसे पहले आप सत्य को एक इंट्रो के रूप में, एक प्रारंभिक के रूप में परिभाषित करने का प्रयास करोगे। फिर सत्य की भूमिकाओं को परिभाषित करने का प्रयास करोगे। उसके बाद जो भी आपके विचार में आया, आप डायमेंशंस उसको आप डायमेंशंस में जो है सेट कर दीजिए।
सपोज आपने इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद आप क्या लिखोगे? तो पहली डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन, तीसरी डायमेंशन। तो पहली डायमेंशन में आपने लिखा कि जो सत्य है वह अनेक प्रकार से वर्णित किया जाता है, लेकिन अंत में उसका कोई रंग नहीं होता है। यानी किसी भी परिस्थिति में जो सत्य कहा जाता है, किसी भी परिस्थिति में जो सत्य कहा जाएगा, अंत में निष्कर्ष एक ही निकलेगा। अब आप इसमें क्या करोगे? अब आप इसमें गांधी जी के उदाहरण दोगे कि गांधी जी जिस प्रकार जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो एक टीचर ने उनसे कहा कि आप बगल वाले विद्यार्थी की नकल कर सकते हो, और गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं उसकी नकल नहीं करूंगा। यानी वो सत्य और ईमानदारी पर चलने का जो उनका एक डिटर्मिनेशन था, सत्य ईमानदारी पर चलने की जो उनकी प्रतिज्ञा थी, वो उस शिक्षक को भी समझ में आई कि यदि ये लड़का चाहता तो बगल वाले की नकल कर सकता था, लेकिन उसने नकल नहीं। इसी प्रकार आप उदाहरण दोगे महात्मा बुद्ध के, जैन महावीर स्वामी के, इसी प्रकार नेल्सन मंडेला से लेकर जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को जिया है और सत्य को परिभाषित किया। तो हमारे लिए तो सबसे बड़े यानी भारत में राष्ट्रपिता के रूप में माने जाने वाले महात्मा गांधी जो हैं, से बड़े जो है नेता शायद ही कोई होंगे। यानी और नेता तो बहुत सारे हैं, लेकिन महात्मा गांधी जो है कहीं ना कहीं उनका जो अहिंसा और उनका जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की हम सारी बातें जो है चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार महात्मा गांधी ने गीता के महत्वपूर्ण बातों को सत्य के रूप में परिभाषित किया, और उन्होंने कहा सत्य क्या है? अंतरात्मा से निकली हुई आवाज। ये सब बातें हम लोग लिखेंगे। उसके बाद फिर दूसरे डायमेंशन में किसी और अन्य जो है किसी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी को उठाएंगे, जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आप जो है इसकी तुलना करंट से भी कर सकते हो, एपीजे अब्दुल कलाम। और आप कुछ देशों की नैतिकता और कुछ देशों की जो मोरलिटी है उसमें भी चर्चा कर सकते हो कि जैसे जापान है, तो जापान में जो है वो जो जिसे कहते हैं कि जो सत्य है उसको जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है वहां पर लोग इस पे विचारधारा पे विश्वास करते हैं। तो पहली डायमेंशंस में क्या लिखा, दूसरी डायमेंशंस में क्या लिखा, तीसरी डायमेंशंस में क्या लिखा? ये जो है सत्य कोई रंग नहीं जानता। यानी अंत में कोई भी बात होती है वह निष्कर्ष के रूप में यही आएगा कि कोई भी बात कही जाए, अंत में निष्कर्ष जो है वह सत्य ही निकलता है। सत्य कोई रंग नहीं जानता, लेकिन सत्य जो है वो परिस्थिति जन्य हो सकता है। अब आप यहां पर क्या करोगे? दो पक्ष बनाओगे इसके बाद कि ये परिस्थिति जन्य हो सकता है। परिस्थिति जन्य का मतलब यह है कि कुछ परिस्थिति में हमें गलत चीज जो है वो सही लग सकती है, कुछ परिस्थिति में हमें सही चीज जो है वह गलत लग सकती है। तो आप परिभाषित कैसे करोगे? यानी सत्य को परिभाषित कैसे करोगे? तो सत्य को परिभाषित करने के लिए हम प्राकृतिक मानक उठाएंगे जो महात्मा गांधी और हमारे अन्य जो है महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा कहे गए हैं, यानी प्राकृतिक न्याय वाले मानक उठाएंगे। तो ये बात आप विशेष रूप से नोट करेंगे, यानी इस बात को विशेष रूप से लिखने कि सत्य को कैसे परिभाषित करोगे। सत्य जो है वो किसे सत्य मानोगे? कुछ परिस्थितियों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे हम सत्य मान लेते हैं, और कुछ परिस्थिति में यानी आज जिसे हम सत्य मान सकते हैं हो सकता है आज से 50 साल बाद वो सत्य ना रहे, उसको जो है लोग असत्य करार दे दें या उस पर विश्वास ना करें। बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास थे कि पहले यह सत्य माना जाता था कि पृथ्वी जो है उसके चारों ओर सूर्य घूमता है। बाद में जाके कोपरनिकस ने इस थ्योरी को जो है फेल कर दिया और कहा कि नहीं, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो कई सौ सालों तक यह सत्य माना गया कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता है। तो सत्य जो है वो परिस्थिति जन्य होता है, सत्य जो है वो कालजनिक होता है, सत्य जो है वो समय अनुसार होता है। ये सारी बातें आप अपने निबंध में लिखोगे और अंत में आप कुछ भी उदाहरण दीजिए कि ये जो है कोई रंग नहीं जानता। यानी परिस्थिति जन्य स्थितियों में सत्य जो है वो क्या माना जाएगा, ये आप नैतिकता के मानदंडों से तय कर सकते हो। और नैतिकता के मानदंड कहां से आते हैं? तो प्राकृतिक न्याय से आते हैं। दूसरा,
हम इसके बाद निष्कर्ष में यही बात जो मैंने अभी आपसे कहा, यह बात हम निष्कर्ष में लिख सकते हैं। दूसरे ऐसे की बात करें तो दूसरा ऐसे भी बड़े अच्छा है, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। अब इसमें आप कितने अच्छे अच्छे उदाहरण दे सकते हो। बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है, यानी डिप्लोमेसी। यानी हमने पाकिस्तान को परास्त किया, पराजित किया, तो ये कहेंगे कि पाकिस्तान से बिना लड़े पाकिस्तान को पराजित किया। तो आप जो है इसके उदाहरण रह सकते हैं। हालांकि बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश के लिए हमें पाकिस्तान से लड़ना पड़ा, वहां के लिए हमें जो है अपनी उनकी सेना के साथ जो है उसकी सेना ने सरेंडर किया। लेकिन आप इसके कई सारे उदाहरण लोगे, और विदेश नीति में आप भारत चीन, भारत रूस, रूस चीन, रूस जापान, किसी भी प्रकार की विदेश नीति का आप इसमें उदाहरण ले सकते हो। यानी बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। जैसे मैं आपसे कहूं एक कहावत, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब आप इस निबंध में कितने डायमेंशन बना सकते हो, तो आप इतिहास के कई सारे उदाहरण ले सकते हो। इतिहास के कई सारे उदाहरण ले सकते हो, जैसे शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध हुआ और बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ। तो पानी बरसने के कारण जो है कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध है, ऐसा हुआ कि उसमें जो है हुमायूं से आधी से ज्यादा की जो सेना है वो पानी में बह गई। तो एक इतिहासकार ने यह कहा कि ये कन्नौज या बेलग्राम का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें ना तलवार चली ना गोली, और युद्ध का फैसला हो गया। कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। अब हालांकि वो तो एक प्रकार से नेचुरल क्लाइमेट कंडीशंस की स्थिति थी कि बारिश होने की वजह से हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है विदेश नीति की, यहाँ बात की जा रही है डिप्लोमेसी की, और यहाँ पर बात की जा रही है कूटनीति की। तो जहाँ कूटनीति या विदेश नीति की बात आ जाए, जहां पर कूटनीति या विदेश नीति की बात आ जाए, वहां पर हमें किसको लाना पड़ेगा? वहां पर हमें चाणक्य को लाना पड़ेगा। और चाणक्य की हम कूटनीति और विदेश नीति की चर्चा करेंगे कि चाणक्य ने 3 प्रकार के जो है मित्रों के बारे में कहा है। यानी हमें अपने पड़ोसी से कैसे जो है शत्रुता और मित्रता रखनी चाहिए। तो आप चाणक्य का इसमें उदाहरण दोगे, और बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त कर देना, यानी सबसे अच्छा जो उदाहरण है वो हम महात्मा गांधी का देंगे कि महात्मा गांधी ने जो अहिंसात्मक, महात्मा गांधी का इसमें हम उदाहरण देंगे। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा के माध्यम से शत्रु का हृदय परिवर्तन की बात की है, तो इसमें शत्रु के हृदय परिवर्तन की बात की महात्मा गांधी ने, और कहा है कि जो अहिंसात्मक तरीके से हम निष्क्रिय विरोध करेंगे और तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक सामने वाले का हृदय परिवर्तन नहीं होगा। तो ये इसमें महात्मा गांधी को फिर लिखना है, इसमें नेल्सन मंडेला को लिखिए, इसमें जो है एपी अब्दुल कलाम की बड़े बड़े कोट लिखिए। और बिना लड़े ही शत्रु को परास्त किया जा सकता है, क्योंकि कूटनीति के माध्यम से बिना लड़े ही शत्रु को परास्त किया जा सकता है। इसमें आप महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस थ्योरी, महात्मा गांधी के हिंसात्मक जो है विचारधारा को विशेष रूप से मेंटेन करेंगे। और अंत में वही लिखेंगे कि दुनिया आगे आने वाले समय में जब हम परमाणु युद्ध और हम रूस और यूक्रेन के युद्ध की, और दुनिया जो है वो वैश्विक तापन और पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रही है, तो ऐसे तनाव और अराजकता के माहौल में ये जो है इस नीति पे चलना सर्वश्रेष्ठ होगा। आगे जाके आप ऐसे उदाहरण भी दोगे, और इन उदाहरणों के माध्यम से आप इसकी वर्तमान से तुलना करोगे, वर्तमान से तुलना करोगे। और तृतीय विश्व युद्ध ना हो, और जो हमने 2-2 विश्व युद्धों की त्रासदी झेली है, और हमें प्रकृति में जो हमारा हमारा लक्ष्य है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का जो हमारा लक्ष्य है, प्राणियों का भला हो, सबका कल्याण हो, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में ये जो है नीति बहुत ज्यादा काम आ सकती है, विशेषकर यदि हम गांधी की विचारधारा में चलें। तो अल्टीमेटली यहाँ पर वो घूम फिर के यह कहने का प्रयास कर रहा है कि आप गांधी को लेके आइए। जब तक आप इस निबंध में गांधी जी को लेके नहीं आओगे, तब तक इस निबंध में आपको भरपूर नंबर नहीं मिलेंगे। तो बड़ा अच्छा है, और मुझे तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक लगा।
इस पे आप निबंध लिख सकते हैं। मतलब बड़ा बहुत ही शानदार टॉपिक है। बस यूपीएससी यहाँ पे ये कहने का प्रयास कर रही है कि सोचिए, सोचना पड़ेगा और आप निबंध लिखिए। निबंध में मैंने जो सिद्धांत बताए उन सिद्धांतों का पालन करिए, निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। विचार एक दुनिया खोजता है और एक बनाता भी है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में विचार ही तो आते हैं। हम हीगल लेंगे तो सत्ता विचार की तो है। हम यदि हीगल, आप हीगल का उदाहरण लेंगे, आप विचारों की दुनिया की बात करेंगे, आप कहोगे पहले विचार आएगा तभी कोई ना कोई आविष्कार बनेगा। विचार आने पर ही कोई विचारधारा बनती है। विचार आने पर ही कोई बड़े बड़े इन्वेंशन होते हैं। विचार आने पर ही इस पूरी प्रकृति का विकास हुआ है। तो कोई भी खोज, कोई भी इन्वेंशन, कोई भी अनुसंधान, कोई भी रिसर्च, उन सबके पीछे विचार है। और विचार को आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाना है कि विचार एक दुनिया खोजता है और बनाता भी है। किसी ने नहीं सोचा था आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले मोबाइल की दुनिया होगी। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया होगी। तो वो यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर जो है आप एआई का भी उल्लेख करो, यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में भी लिखिए, और आप ये करिए कि विचार से विनाश भी हो सकता है और विचार से सृजन भी हो सकता है। और विचार जो है वो पहले आता है। यहाँ पर आप हीगल का भी उदाहरण दोगे, यहाँ पर आप कार्ल मार्क्स की विचारधारा का भी उदाहरण दोगे कि विचारधारा के नाम पर कईयों जो है हमें संघर्ष इस दुनिया में देखने को मिले। विचारधारा के नाम पर हिटलर ने कितने जो है लोगों को गैस के चैम्बर में मार दिया। विचारधारा के नाम पर कितने लोग जो है वो काल के ग्रास में समा गए। और विचारधारा जो है वह बनती है विचार से। और आगे आने वाले समय में एक फिर से विचार जो है बनेगा, वो बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आभासी। यानी अब जो है मनुष्य को किसी भी प्रकार से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ आप बेरोजगारी को भी लेके आइए कि एआई जो है वो बड़े परिवर्तन करेगा। और कहीं ना कहीं एक नया कोटेशन भी कहोगे कि एक नए, अभी एक बहुत बड़े महत्वपूर्ण विद्वान ने एक बात कही है, होमोसेपियंस जो है वो हारने वाला है। होमोसेपियंस जो है वो एआई से हारने वाला है। आप इन सब चीजों को कोट करेंगे इन निबंधों में। अगला बिंदु क्या कहा जा रहा है? अगला बिंदु कहा जा रहा है सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। बिल्कुल। अब आप इसमें जो है बाबर का उदाहरण दोगे कि बाबर जो है जब खानवा का जो युद्ध हुआ था उससे पहले जो आगरा के पास, जो बसवा आगरा के पास जो युद्ध हुआ था उसमें बाबर की हार हुई थी। बाबर का सेनापति था मेहंदी राय ख्वाजा, वो पराजित हुआ था। तो बाबर ने राणा सांगा को जब पराजित किया था उससे पहले एक युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बाबर को पराजित कर दिया था। तो कड़वे अनुभव जब हार के बाबर को हुए तब उसने जिहाद का नारा दिया। हालांकि ये सब बातें आप मत लिखिए, बस आप ये लिखिए कि जब व्यक्ति युद्ध हारता है तो उसके अंदर मोटिवेशन ज्यादा आता है। बाबर ने जो है वो अपनी सेना को मोटिवेट किया। आप इसमें बाबर का उदाहरण आपकी इच्छा है तो रखिए। बाकी आप इसमें हार जो है वो कड़वे अनुभव, अच्छे सबक, सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सबसे अच्छे जो सबक है वो कड़वे अनुभव से सीखे जाते हैं। यानी हम मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की बात कर सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यदि मोहम्मद गौरी को पराजित कर देता तो भारत में हो सकता है तुर्की आक्रमण और तुर्की साम्राज्य की नींव नहीं पड़ती। ठीक इसी प्रकार जो है कई बार इतिहास में कुछ ऐसी गलतियां हुई कि जब हमने ये देखा कि आधुनिक भारत में अंग्रेजों के समय जब मराठा, मैसूर और निजाम ये जो है आपस में एक थे तो अंग्रेज हमेशा हारते थे। लेकिन सालाबाई की संधि के बाद अंग्रेजों ने मराठों को अपने पक्ष में कर लिया और बाकियों से ये संधि कर ली कि आप इनकी सहायता नहीं करोगे। तो ऐसी परिस्थिति में मराठे भी हारे, मैसूर तो पहले ही हार चुके थे और निजाम भी सहायक संधि कर ली। यानी कि इसमें जो कहा जा रहा है सबसे अच्छे
जो सबक हैं वो कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। या हमें यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो अब आप किसी महान व्यक्तित्व को भी उठा सकते हो, नरेंद्र मोदी, एपीजे अब्दुल कलाम। यानी उन्होंने जीवन में बहुत बड़ी गरीबी को देखा, जीवन में बहुत ज्यादा अभाव की स्थिति को देखा, कभी उनको चाय भी बेचनी पड़ी होगी। एपीजे अब्दुल कलाम ने स्ट्रीट लैंप जो है, स्ट्रीट लैंप जो है वहां पर बैठकर पढ़ाई की। जो सड़क के किनारे खंबे लगे होते हैं उनके नीचे जो है बैठ कर पढ़ाई की। अब्राहम लिंकन का उदाहरण देंगे कि लाइब्रेरी में पढ़ने की जो इच्छा थी उनकी, और वो एक दिन किताब जो है वो भीग गई तो अगले दिन जो है उनको उस लाइब्रेरी में 3 दिन 4 दिन जो है झाड़ू पोछे का काम करवाया गया, साफ सफाई का काम करवाया गया, लेकिन अब्राहम लिंकन ने वो काम किया क्योंकि वो पढ़ना चाहते थे। तो जीवन के ये कड़वे जो अनुभव थे, इन कड़वे अनुभवों ने ही लोगों को बहुत महान बनाया है। अब आप इसमें महान पर्सनैलिटी का उल्लेख करोगे, आप इसमें महान राजाओं का उल्लेख करोगे कि कितने कड़वे अनुभव जो है, कितनी बार हारा मोहम्मद गौरी। हालांकि मोहम्मद गौरी का महिमा मंडन नहीं करना है, लेकिन आप बस इस प्रकार से लिखना कि कई सारे युद्धों में हारने के बावजूद भी आगे व्यक्ति इस सोच के साथ बढ़ता रहा कि ये गलती जो है मैंने की, अब आगे मैं ये गलती नहीं करूंगा, ये गलती मैंने की तो आगे मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से ये निबंध को बड़ा अच्छा लिखा जा सकता है कि सबसे अच्छे जो सबक होते हैं वो हमें कड़वे अनुभव से मिलते हैं, क्योंकि जीवन में जब तक आपके पास अनुभव नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जीवन के जो हमारे कड़वे अनुभव यानी जीवन की जो सच्चाई है, जिसे हम संघर्ष कहते हैं, इन संघर्षों का उदाहरण हम अपने जितने भी महापुरुष हैं उनकी जीवन गाथा से लिखेंगे। यानी हम महात्मा फूले, ज्योतिबा फूले से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती से लेकर हम जो है राजा राममोहन राय से लेकर हम जो है जनजातीय नेता जैसे सिद्धू कानू, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर हम जो है रानी चिन्नप्पा से लेकर हम ऐसे कितने, हम जो है लाल बहादुर शास्त्री से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से हम ऐसे कितने लोगों का, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, कितने लोगों का हम जो है अलग तरीके से जो है डिस्कशन कर सकते हैं कि इनके जीवन में कितने कड़वे अनुभव रहे थे। यानी जब भीमा नायक और गंजन सिंह कोरकू ने अंग्रेजों के बहुत सारे जख्म और अंग्रेजों की बहुत सारी यातनाएं सही, तो इसके कारण जो है उन्होंने जनजातीय जो विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ है उसका बिगुल और आगे बढ़ाया। बिरसा मुंडा और हम जो है सिद्धू कानू, संथाल विद्रोह का भी इसमें उल्लेख कर सकते हैं कि किस प्रकार जो है उन्होंने अपने जीवन के कड़वे अनुभव के माध्यम से जो है आगे एक इस प्रकार का उन्होंने विचारधारा या इस प्रकार की जो है उन्होंने व्यवस्था दी कि ये शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, ये गलत है। यानी अपनी बात पर उन्होंने बहुत सारे, यानी अपनी बात पर वो अडिग रहे, और अपनी बात पर जब अडिग रहे कि भाई ये जो है गलत कर रहे हैं अंग्रेज, ये अंग्रेज जो है शोषण कर रहे हैं और मैं इनका विरोध करूंगा, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, कड़वे अनुभव जो है उसका बहुत सारा सामना किया, सिर्फ इसलिए कि मुझे सत्य की रक्षा करनी है। तो यहां पर आप किनका उदाहरण दे सकते हो, कई सारे युद्धों का, कई सारे राजाओं का, महात्मा गांधी से लेकर कई सारे लीडरों का यहाँ पर आप उदाहरण दे सकते हो। तो ये जो है निबंध बड़े आसानी से आप लिख सकते हो, और इसमें यूपीएससी एक ही चीज पूछती है, वो ये पूछ रही है कि आप जो है वो क्या सोच पाने में सक्षम हो। इसका जो सेकंड पार्ट है, मैले पानी को अकेला छोड़ने से उसे सबसे अच्छा साफ किया जा सकता है। वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते। इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। तो निबंध और कुछ नहीं है, निबंध सिर्फ इतना ही है कि आप कितना अच्छा सोच सकते हो, और आपको विषयांतर नहीं होना है। विषयों के अंतर्गत बस आपका जो लेखन शैली है वो
तारतम्यता है, उसमें क्रमबद्धता है, उसमें सरलता है और वो एक माला की तरह जो है एक धागे में कई सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं क्रमबद्धता के साथ, अर्थात निबंध जिसका नाम ही है सारी चीजों को अच्छी तरीके से बांधा जाए, तो यकीन मानना कभी हमको निबंध लिखने में दिक्कत नहीं हो सकती है। तो बड़ा अच्छा यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पेपर पूछा गया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग जो है सेकंड वीडियो में लेके आएंगे। तो आप इसके लिए जो है आज के लिए इतना ही। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कैसा पेपर रहा आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और कैसे ये निबंध थे इसके बारे में भी आप लोग मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।